सबसे पहले तो देखो, वैसे मैंने आपको होली ओन्ड सब्सिडरीज, पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज बताई थी कल, क्या होती हैं। 100% इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी की लगी हो, और पार्टली ओन्ड मतलब जिसमें कुछ पार्ट किसी दूसरी कंपनी का हो। तो पार्टली ओन्ड के मैंने आपको बताए थे कि किस किस तरह से हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको वो लिस्ट, आप अगर नेट पर चाहो तो आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन से सेक्टर्स हैं जो मतलब उनकी क्या बाइफर्केशन ऑफ कैपिटल है, तो वो अलग अलग गवर्नमेंट जो है करवाती रहती है। अब इसमें जो वर्ड आया सब्सिडरीज, सब्सिडरीज क्या होती हैं। सब्सिडरीज का मतलब सहायक, आपने अकाउंट्स में पढ़ते हो ना सब्सिडरी बुक्स, ये वही सब्सिडरी। सहायक, सहायक का मतलब यहाँ पर जो है ना बिजनेस स्टडीज़ में सब्सिडरीज का मतलब होता है कि जब कोई एक कंपनी अपने फंड्स किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और वहाँ कम से कम 25% उसका शेयर होता है, तो जो जिस कंपनी में उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, यानी एक फर्म, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब किसी दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स इन्वेस्ट करती है और वहाँ की मैनेजमेंट में अपना कंट्रोल लेती है, तो जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। होल्डिंग, उसने होल्डिंग, और जिस कंपनी में ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपनी तरफ से, उसको सब्सिडरीज कहा जाता है। ठीक है, मिनिमम 25% उसका शेयर होना चाहिए। तो होली ओन्ड हो गई सब्सिडरी, उसने सारा पैसा अपना लगा दिया तो वो होली ओन्ड हो गई। और अगर 100% की बजाय किसी भी कम अमाउंट पर पैसा लगाया तो वो पार्टली ओन्ड हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि हर कंट्री जो है अपने यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ इनवाइट कर रही है, लेकिन अपने एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। और जो है हमारे यहाँ की, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस कर रखी हैं। तो इस तरह से क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है इस तरह से होली ओन्ड सब्सिडरीज दूसरी कंट्री में खोलने का, क्या बेनिफिट होता होगा। होल्डिंग कंपनी को क्या बेनिफिट है, होल्डिंग कंपनी कौन होगी, जो इन्वेस्ट कर रही है। और इंटरनेशनल बिजनेस में होली ओन्ड कंपनी या मतलब सॉरी होल्डिंग कंपनी कहाँ की होगी, किसी दूसरी कंट्री की। उसको क्या बेनिफिट है दूसरी कंट्री में जाकर अपनी सब्सिडरीज खोलने का। इंटरनेशनल बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं, उसका जो है बिजनेस एक्सपेंड होगा, उसके अपनी कंट्री में का जो कंपटीशन है उसके कारण क्या है, कंपटीशन में धीरे धीरे क्या होते हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। जब कंट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो वो अपनी मार्केट एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। इससे उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, उनकी रेपुटेशन बढ़ती है, इमेज बढ़ती है। और ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करने से बेनिफिट ये होता है कि अगर वो अपने कंट्री से सामान बनाकर बेचें तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस दूसरी कंट्री में हो सकता है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। तो सब्सिडरी कंपनी बनाकर क्या करते हैं, यहाँ पर उस कंट्री में सब्सिडरी कंपनी बनाकर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को लिमिट कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि उनका ब्रांड उन कंट्रीज़ में भी फैल जाता है। ठीक है, और वहाँ की वो मार्केट कंडीशंस का फ़ायदा उठाकर हायर प्रॉफिट मार्जिन्स अर्न कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो जाती है। सब जिन कंट्रीज़ में ये जा रही हैं पैसा लेकर, जहाँ सब्सिडरीज खोली जा रही हैं, वहाँ पर क्या फ़ायदा है। हाँ बताओ, क्या बेनिफिट है। जिन कंट्रीज़ में ये जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं उनको क्या बेनिफिट है उनके आने से। जिसमें जाकर इन्होंने अपनी सब्सिडरीज खोली हैं उन्हें क्या बेनिफिट है। हाँ, उनको एक तो सामान जो है इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान उस कंट्री में भी अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। वहाँ पर ये कहाँ जाती हैं ज़्यादातर, सब्सिडरीज अपनी कहाँ खोलती हैं, जहाँ पर कैपिटल कम होती है, जहाँ लेबर ज़्यादा हो, कैपिटल कम हो, या कोई और जो है रॉ मटेरियल ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ पर जिस चीज़ की एबेंडेंस हो वहाँ पर वो जाकर अपनी कैपिटल की स्केर्सिटी हो, लेकिन
तो वहाँ जाकर ये अपने फंड्स इन्वेस्ट करती हैं। तो उससे क्या है, जिस कंट्री में ये जा रही हैं वहाँ पर क्या फ़ायदा होता है, वहाँ पर लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर बिजनेस शुरू करने के लिए किसी के पास या तो पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो वो लोग दूसरे देशों में जाना शुरू कर देंगे, है ना। माइग्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, तो माइग्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। या मनी हो लेकिन टेक्नोलॉजी की टेक्निकल नॉलेज ना हो, तो वो लोग जब आती हैं सब्सिडरीज, जब वो स्टार्ट करती हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं लेकर आती है अपने साथ, क्या लेकर आती हैं साथ में, अपनी टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, किसी काम को कैसे नए तरीके काम करने के नए तरीके, अपनी एक्सपर्टीज़। जब कोई इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, तो वो इसलिए थोड़ा ना करता है कि चलो मैंने पैसा लगा दिया अब तुम देखो, वो उस पैसे को प्रोटेक्ट भी करता है, सेफ गार्ड भी करता है कि पैसे रिस्क में ना जाए, तो वो उस पैसे से बेटर रिटर्न्स लेने के लिए पूरे एफर्ट्स भी करता है इन द फॉर्म ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल, वो अपनी एक्सपर्टीज़ देता है। तो धीरे धीरे जिस कंट्री में वो जा रहे हैं उन लोगों को भी उस नॉलेज की, उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, धीरे धीरे वो लोग भी उस चीज़ को समझते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं तो एजुकेशन का लेवल बढ़ता है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपने देखा होगा, अलग अलग तरह के कोर्सेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले के बहुत पुराने टाइम में जब सिर्फ एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी थी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इतना पढ़ना चाहते थे कि उन्हें जमा घटा आ जाए, मतलब सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ लिटरेसी थी। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे होगे अपनी कंट्री में भी, अगर आप आज का सिनेरियो देखो, तो जितनी नई नई तरह की जॉब्स के बारे में आप सुनते हो, तो लोग उन जॉब्स को पाने के लिए उस तरह का कोर्स, एजुकेशन, स्किल भी एक्वायर करते हैं, है ना। तो एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एजुकेशन लेवल बढ़ा, अर्निंग बढ़ी, इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ, तो ओवरऑल पूरी कंट्री को, और फिर माइग्रेशन की प्रॉब्लम कम हो जाती है ना। ओवरऑल फिर गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है इससे टैक्सेस के रूप में, तो ओवरऑल पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए जो है सब्सिडरीज मतलब लोकल कंट्री, जिस कंट्री में वो जा रहे हैं वहाँ पर भी बेनिफिशियल है उनके लिए भी और होल्डिंग कंट्री के लिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इसमें एक्सपोर्ट प्रोसेस। बेटा ये आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी की बुक में से ये टॉपिक्स करने हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसके बारे में यही डाउट चल रहा है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस टॉपिक दे दिया, उसके डिटेल नहीं दिए हैं कि क्या क्या करना है, इसीलिए मैं सपोर्ट मटेरियल को ही फॉलो कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये चैप्टर बहुत डिटेल में आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, तो आपने जो टॉपिक्स हमने यहाँ से किए हैं उनको आप एनसीईआरटी की बुक से डिटेल में भी करना। एक्सपोर्ट प्रोसेस, ये एक लंबा 14 पॉइंट्स का प्रोसेस है बेटा, है ना, स्टेप्स। एक्सपोर्ट प्रोसेस क्या है, देखो एक्सपोर्ट जो है एक बहुत, क्योंकि इसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व हो गई हैं, है ना, एक्सपोर्ट करने में, तो जो एक्सपोर्टर होता है उसको दोनों कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, और साथ में इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जैसे WTO है, आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक WTO, उसकी भी गाइडलाइंस को पूरा करना होता है। इंटरनेशनल ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो यानी इस तरह से बहुत सारी UNO की जो एजेंसीज़ हैं उनके भी जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है, और साथ में अपनी और एक्सपोर्ट जहाँ पर कर रहा है उस कंट्री के भी रूल्स को फॉलो करना होता है। साथ में दोनों लोग अलग अलग कंट्री के हैं, दोनों कंट्रीज़ में व्यापार करने के, ख़ासतौर पर ट्रेड करने के जो तरीके हैं वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कंट्री में बहुत सारी चीज़ें म्यूचुअल ट्रस्ट पर आधारित होती हैं, बहुत सारी जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं विश्वास पर आधारित होती हैं। यानी हमारे यहाँ इंडिया का जो कल्चर है, ट्रेड का कल्चर पुराने टाइम से विश्वास आधारित था। विश्वास का मतलब ट्रस्ट करते थे एक दूसरे पर, बहुत ज़्यादा हम लोग जो है फॉर्मेलिटीज़ में नहीं थे, हमारे यहाँ उतने ज़्यादा रूल्स स्पेसिफाइड नहीं थे। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फॉर्मल्स हैं, कुछ में तो, और फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इन सब की वजह से एक्सपोर्ट प्रोसीजर एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से
हमें वो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप है रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। देखो एक्सपोर्ट प्रोसेस में अगर आपको अपना माल एक्सपोर्ट करना है तो देखो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। क्या मतलब होता होगा इसका? कोटेशन लेटर्स वगैरह भेजते हैं ना पहले एक्सपोर्ट के लिए। सबसे पहले हमारे पास किसी की इंक्वायरी आएगी, हम एक्सपोर्टर हैं, मान लो हमने, नेचुरल बात है, हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, चाहे वो हम अपनी वेबसाइट के थ्रू दें या हम ब्रोशर्स के थ्रू दें, ठीक है, या न्यूज़ लेटर लिखें, उनको मेल करें कंट्रीज़ लोगों को जो हमारा माल खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी व्यक्ति हमारे से माल खरीदने में विलिंग होगा वो हमें एक इंक्वायरी भेजेगा। इंक्वायरी क्या भेजेगा कि भाई मुझे ऐसा माल चाहिए, ठीक है, आप बताओ उसका क्या प्राइस होगा, क्या उसकी खरीदेगा वो हमें देगा, वो इंक्वायरी भेजेगा ना, पहले इंक्वायरी भेजेगा। हाँ, कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है, इसकी इतनी क्वांटिटी खरीदनी है, इसकी आपको क्या, आप इसकी प्राइस दोगे, कब तक हमें डिलीवर कर सकते हो, आप हमारी शर्तों पर, ये हमारी शर्तें हैं, आप इन शर्तों पर माल डिलीवर कर सकते हो या नहीं, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सब हमें इंक्वायरी वो एक बार भेजेगा। हम बदले में क्या करेंगे, उसको कोटेशन भेजेंगे। कोटेशंस क्या होती हैं? हाँ जी, पूरी रेट लिस्ट, अपनी शर्तें कि हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कि हम जो माल एक्सपोर्ट करेंगे वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेंगे, ठीक है। तो देखो आप नीचे भी, एन एक्सपोर्टर रिसीव्स एन इंक्वायरी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर सीकिंग इंफॉर्मेशन, सीकिंग मतलब वो पूछ रहा है, चाहता है, सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। द एक्सपोर्टर सेंड्स अ कोटेशन नोन एज परफॉर्मा इनवॉइस। वो कोटेशन भेजेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ना डॉक्यूमेंट्स जो नाम आएंगे ना, उन डॉक्यूमेंट्स को भी की भी डेफिनेशन आ जाती है, या एक वो आ जाता है, केस स्टडी आ सकती है कि उसने उसको ये भेजा, बताओ उसका फॉर्मल नेम क्या है, ठीक है। कि भाई जैसे मान लो यहाँ से मैसर्स राहुल अग्रवाल सेंड अ डिटेल्ड प्राइस लिस्ट टू दैट अगेंस्ट एन इंक्वायरी फ्रॉम एन ओवरसीज इंपोर्टर, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट नोन एज परफॉर्मा इनवॉइस। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि अगर वो हमारी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन मैच कर जाती हैं तो वो हमें ऑर्डर भेजेगा, ऑर्डर लिखकर भेजेगा, हमें प्रॉपर मेल करेगा, ठीक है। उस ऑर्डर को हम इंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इफ द बायर इज सेटिस्फाइड विद द एक्सपोर्ट प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ही प्लेसेस द ऑर्डर और इंडेंट फॉर द गुड्स। उसको ऑर्डर कहा जाता है या इंडेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये इंडेंट दो तरह का हो सकता है, एक ओपन इंडेंट होता है, एक क्लोज्ड इंडेंट होता है, ठीक। ओपन इंडेंट में क्या होता है कि जो वो पैकेजिंग के बारे में कोई आपको स्पेसिफिकेशन नहीं देता कि सामान को कैसे पैक करना है, लेकिन क्लोज इंडेंट होता है, उसमें वो सारी मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमारा माल इस तरीके से पैक किया जाए। फिर क्या होगा, ऑर्डर आ गया। अब असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? क्रेडिट वर्दीनेस, हाँ जी, कि वो हमारी पास का उसका क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि हमने उसके जो ये एक्सपोर्ट प्रोसेस होता है ये एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब ऑर्डर मिलता है तो इंपोर्टर ने उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता है। ये यूँ तो है नहीं, छोटा मोटा ऑर्डर होता है, लाखों करोड़ों रुपए उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और उसको पेमेंट कब मिलेगी? जब सामान उस तक पहुंच जाएगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में 2 से 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इतने टाइम उसका सामान रिस्क पर रहता है, पैसा रिस्क पर रहता है। तो वो ये देखना चाहेगा कि जो व्यक्ति जब मैं माल भेजूंगा तो वो मुझे बाद में टाइम पर पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा। क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए वो क्या कहेगा, उसको कहेगा कि आप अपने बैंक से
हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा दीजिए। ठीक है, देखो, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर और इंडेंट द एक्सपोर्टर अंडरटेक्स एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इम्पोर्टर टू असेस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द इम्पोर्टर। ठीक है, कि भाई क्या रिस्क है कि वो मेरी टाइम पर पेमेंट करेगा या नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए अननोन है। मान लो ये पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, ठीक है, तो मोस्ट एक्सपोर्टर्स डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अंडरलाइन कर लो इसको। अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ गारंटी issued by the importer's bank that it will honor the payment of export bill to the bank of the exporter। ये मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्टर जिसने माल भेजना है वो अपने इंपोर्टर से कहेगा कि आप हमारे लिए, आपका जो है टोटल इतनी पेमेंट बनेगी, तो आप अपनी कंट्री में बैंक से लिखवा कर दे दो कि आपका बैंक, जब हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है, तो हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज भेजेंगे तो वो बैंक उसको ऑनर कर देगा। ऑनर करना मतलब उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देगा। तो ये गारंटी है इस बात की, बैंक से लिखवा कर भेजो। ठीक है, फिर इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट वो बनवा कर देगा, नेचुरल बात है, उसे चाहिए। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अगर वो व्यक्ति रेगुलर एक्सपोर्टर है, रेगुलरली एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है, तो उसके पास ओपन जनरल लाइसेंस होगा पहले से। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब लाइसेंस कौन इशू करेगा? अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ द एक्सपोर्टर और द एक्सपोर्ट फर्म मस्ट हैव एक्सपोर्ट लाइसेंस बिफोर प्रोसीडिंग विद एक्सपोर्ट्स। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। देखो क्या होगा, इसका अपना एक प्रोसीजर है। अब जो लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट का काम रेगुलरली करते हैं उनके लिए तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा, उनके पास पहले से लाइसेंस होगा। लेकिन अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो आपको सबसे पहले अपना किसी भी बैंक में एक अकाउंट खोलना होगा। टू ऑब्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो जैसे हमारा ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, ऐसे डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड DGFT, वहाँ हमें अप्लाई करना होगा। या रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि हम जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास ऑर्डर, इस चीज़ का ऑर्डर आ गया, हम इसको पूरा करना चाहते हैं। तो वो आपको एक, आजकल आपको पता है सब चीज़ें कोड पर चलती हैं, है ना, आइडेंटिटी ID जिसको बोलते हैं, हर चीज़ ID पर है ना। आपकी स्टूडेंट ID है, जैसे ID से उस व्यक्ति की एक्सक्लूसिव पहचान होती है, तो इस वहाँ पर वो लोग जो ID देते हैं उसको कहते हैं IEC नंबर। IEC नंबर बेटा, ये सारी जो है शॉर्ट फॉर्म्स के भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट फॉर्म आपको दी होती है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है उसकी। ठीक है, काफ़ी आपके बुक्स में काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स में आई हैं, उनको आप एक लिस्ट बना लेना, उनको तैयार कर लेना। ठीक है, IEC नंबर क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, जो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? DGFT, हमें उसके पास अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर विद एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स क्या होता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने, आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत स्टेप्स उठाती है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बना रखी हैं अलग अलग प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे मान लो हमारे यहाँ से जूट का एक्सपोर्ट होना है तो जूट प्रमोशन काउंसिल होगी, जूट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखेगी कि हम वो उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। क्वालिटी चेक करना, नई नई मार्केट सर्च करके बताना, तो मतलब एक तरह से जो एक्सपोर्टर है उसको असिस्ट करती है। हालांकि कंपलसरी नहीं होता आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, बट ये हमेशा बेटर होता है कि आप, क्योंकि वो आपको असिस्ट करेगी। आगे आप मतलब देखोगे कि जो रिस्क वगैरह भी होता है उसमें भी अगर हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा के अपना एक्सपोर्ट किया हो तो हमें वहाँ भी बेनिफिट होता है, रिस्क में भी। ठीक है, तो हमें वहाँ पर भी करवाना है जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। टू गेट रजिस्टर्ड विद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन,
जैसे आपको बताया कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क तो क्योंकि इसकी जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वही, अगर आपका सामान जाते हुए सी पेरिल्स के अगेंस्ट डैमेज हो गया तो क्या होगा, आपको किराया भी डूबेगा साथ में, और फिर आगे जाकर उसको जब माल नहीं मिला तो वो माल भी पेमेंट भी नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस रिस्क को कवर करने के लिए देखो हम ECGC के साथ कांटेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो रिस्क है वो कवर हो जाए। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन से हम कांटेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हमें जो है हमें एक लाइसेंस DGFT की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आफ्टर ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस द एक्सपोर्टर अप्रोचेज हिज बैंक इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब ये स्टेप भी हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। जिसका रेगुलर वर्क है तो हो सकता है उसके पास फाइनेंस अपना हो, अगर नहीं है तो वो बैंक से उस ऑर्डर के अगेंस्ट फाइनेंस करवा सकता है, लोन ले सकता है। फाइनेंस करवाना मतलब लोन लेना कि मेरे पास ये ऑर्डर आया है, और बैंक्स भी आजकल इन चीज़ों के लिए लोन्स देते हैं। ठीक है, तो वो प्री शिपमेंट फाइनेंस ले लेगा ताकि उसको आगे अब प्रोडक्शन का काम शुरू करना है। फिर जो एक्सपोर्टर, ये सारे काम एक्सपोर्टर कर रहा है, अब ये इम्पोर्टर का कोई रोल नहीं है। एक्सपोर्टर आफ्टर गेटिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक प्रोसीड्स टू गेट द गुड्स रेडी एज पर द ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टर। इसके बाद वो है गुड्स बनाने शुरू करेगा। हो सकता है खुद मैन्युफैक्चर करना हो या कहीं से उसे खरीद कर वो गुड्स कलेक्ट करने हो। कहीं से हो सकता है ना, हम लोग रेडीमेड भी तो कर सकते हैं, किसी से बनवाने हो, खुद बनाने हो या बने बनाए खरीदने हो, जो भी हो वो सारा गुड्स कलेक्ट करेगा। अब हर कंट्री ये चाहती है कि उसके जो गुड्स हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्री में जाएं तो वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हों, यानी कि उनकी क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि ये पूरी कंट्री की रेपुटेशन का सवाल है। देखा ना आजकल कुछ हम बोल देते हैं कई कंट्रीज़ के बारे में, अच्छा ये वहाँ का है बस तो फिर तो ऐसा ही होगा, है ना। वो रीज़न यही कि अगर हम अपने यहाँ से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं भेज रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी साख या गुडविल खराब होती है। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। तो द एक्सपोर्टर हैज़ टू सबमिट द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपने गुड्स को पैकिंग करने से पहले उसका इंस्पेक्शन करवाएगा। उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से वो कांटेक्ट करेगा, उनके इंस्पेक्टर्स आएंगे, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, और वो सर्टिफिकेट देंगे कि प्रोडक्ट जो है सही क्वालिटी का पाया गया। वो रिपोर्ट भी जब वो डॉक्यूमेंट अपना माल एक्चुअली में एक्सपोर्ट करेगा तो उस वक्त वो डॉक्यूमेंट भी साथ में अटैच किए जाएंगे। तुम क्या कर रही हो? According to Central Excise Tariff Act, excise duty on the material used in manufacturing goods is to be paid. For this purpose, exporter has to apply to the concerned excise commissioner in reason with an invoice. ठीक है, जो हमारा सेंट्रल एक्साइज जो टैरिफ एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो एक्साइज ड्यूटी होता है, जो सामान बनाया जाता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, टैक्स है। ड्यूटी क्या, टैक्स है ये भी। ठीक है, कि जो जब सामान बन रहा है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, हमने वो, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ केसेस में एक्साइज ड्यूटी को पे बैक भी कर देती है। ड्यूटी पे बैक स्कीम बोला जाता है कि आपने जो एक्साइज ड्यूटी दी है सामान बनते समय वो आपको वापस मिल जाएगी। क्यों? ताकि प्रोडक्ट की जो प्राइस कॉस्ट है वो कंट्रोल्ड। हाँ जी, तो वो अपनी एक्साइज ड्यूटी पहले तो पे करता है, पे करने के बाद उसका अपने पास सर्टिफिकेट रखता है ताकि अगर उसको वो प्रोडक्ट ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में आता है, पता है ना, हर एक में नहीं, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम होती है,
गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती है कि इस प्रोडक्ट की एक्साइज ड्यूटी हम वापस कर देंगे, तो उस वक्त वो डॉक्यूमेंट काम आता है कि हमें वो एक्साइज ड्यूटी ताकि हम वापस क्लेम कर सकें। इसके बाद in order to obtain tariff conditions, concessions or other exemptions, the importer may ask the exporter to send certificate of origin। अब देखो क्या होता है कि जो इम्पोर्टर है उसकी कंट्री में उसकी गवर्नमेंट भी क्या करती है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। जैसे मान लो अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है, तो जैसे होता है ना कि हमारी फ्रेंड कंट्री है, यहाँ से इंपोर्ट हो, अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम मान लो इस तरह की उनकी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम निकाली है, तो वो हमारे से कहेगा यानी एक्सपोर्टर को कहेगा कि आप मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना कर दो कि ये प्रोडक्ट आपकी कंट्री में बना है, ताकि वो उसको कोई अगर कंसेशन मिल रहा है तो वो अपनी कंट्री में क्लेम कर सके। ठीक है, तो वो चीज़ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन बनाता है? वो हमारी कंट्री में एक होता है ट्रेड कंसुलेट, ये आपकी उसमें एनसीईआरटी की बुक में है, यहाँ पर इन्होंने शायद नहीं दिया हुआ है। ट्रेड कंसुलेट होता है। ट्रेड कंसुलेट क्या होता है आपको पता है? हमारे यहाँ हर कंट्री दूसरी कंट्री में एम्बेसी बनाती है। सुनिए एम्बेसी, नाम सुना है कहीं? एम्बेसी नहीं सुनी आपने नाम? एम्बेसी, एम्बेसी क्या होती है कि हर कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप है। आपको पता है कि लोग अभी आते जाते हैं और व्यापार भी होता है, तो हर कंट्री अपनी एक एम्बेसी दूसरी कंट्री में सेट करती है, एक ऑफिस बनाती है। एम्बेसी क्या है? एक ऑफिस। राजदूत वर्ड सुना? भारत में राजदूत, एम्बेसडर है ना, तो उस जो एम्बेसी का जो चीफ होता है उसको कहते हैं एम्बेसडर, राजदूत। ठीक है, अब वो एम्बेसी वहाँ पर एक तरह से हम अपनी कंट्री का छोटा सा पार्ट उस दूसरी कंट्री के अंदर बना देते हैं। अब उस एम्बेसी में जैसे मान लो हमारी एम्बेसी अमेरिका में है और हमारे इंडियंस जो है अमेरिका में गए, तो वहाँ पर इंडियंस के साथ कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, वो लोग पूरा वहाँ पर कौन इंडियंस गए हैं पूरा वो रिकॉर्ड रखती है अपने पास। यानी हमारा जैसे एक तरह से वो हम वहाँ पर हमारे एक क्या कह सकते हैं गॉडफादर की तरह से काम करती है। भाई हमें अगर उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम किससे संपर्क करें, किससे कांटेक्ट करें, तो वहाँ पर हम अपनी एम्बेसी में कांटेक्ट करेंगे। आपने ये अभी कोरोना के टाइम नहीं सुना कि बच्चे को अपनी एम्बेसी में कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें हमारी कंट्री में भेजो। एम्बेसीज़ के थ्रू लोग वो अपने नागरिकों का पूरा उनके पास रिकॉर्ड होता है कि हमारी कंट्री के भाई इतने आपके यहाँ सिटीजन्स आए हुए हैं घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए। उनके पास ये आपको पता है वीज़ा दिया जाता है दूसरी कंट्री में जाने के लिए, उसमें डेट होती है कि किस दिन ये यहाँ से चला जाएगा। तो वहाँ पर जब हमारी कंट्री का कोई भी अगर सिटीज़न वहाँ पहुँचता है तो हमारी एम्बेसी में हमारी इंफॉर्मेशन जाती है कि इस कंट्री से आज की डेट में इतने सिटीजन्स आए हुए हैं, तो वहाँ पर वो उन सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, एक तरह से सुरक्षा चक्र देती है। ठीक है, तो वो केवल नागरिकों को नहीं देती, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसमें एक ट्रेड कंसुलेट भी होता है। वो ये इंश्योर करता है कि इस कंट्री आपस में दोनों के ट्रेडिंग रिलेशंस बने रहें। ठीक है, अब मान लो उसे पता है, जैसे अब मान लो हमारी कंट्री से कोई माल किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो उस कंट्री की एक एम्बेसी हमारी कंट्री में होगी और उसमें एक ट्रेड कंसुलेट की अपॉइंटमेंट होगी। वो ट्रेड कंसुलेट से हम अपना सामान चेक करवाएंगे। उनका पूरा अपना ऑफिस होता है, पूरा स्टाफ होता है, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति है। तो वो लोग हमें वो सर्टिफिकेट बना कर देते हैं कि यस हमने सामान चेक कर लिया है, सही क्वालिटी का है और इस कंट्री में ये बना है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना कर देते हैं। उसको बोलते हैं ट्रेड कंसुलेट। एम्बेसी का कंसेप्ट समझ में आया? हमारे यहाँ चाणक्यपुरी में आप देखोगे बहुत सारी एम्बेसीज हैं। जिन जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशनशिप हैं, मतलब हमारे यहाँ नागरिक आते हैं जाते हैं या जहाँ से जिनके साथ भी हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस हैं, उन सब की एम्बेसीज बनी होती हैं। हाई कमीशन भी बोलते हैं कई बार, इंडियन उस शायद हाई कमीशन तो अलग है, पर एम्बेसडर्स अपॉइंट होते हैं। हमारे जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान में, नेपाल में, चाइना में, सब जगह हैं।
हर कंट्री जिसके साथ हमारे रिलेशन है और उनके हमारे यहाँ हैं, तो वो एक दूसरे के अपने अपने जो है एम्प्लॉय सिटीजन्स के लिए और ट्रेडिंग मतलब अपनी कंट्री का के हितों की रक्षा दूसरी कंट्री में जाकर कर रहे हैं। तो वो ट्रेड कंसुलेट जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाकर दे देता है। द एक्सपोर्टर अप्लाई, अब जो है माल, अब इसके बाद सामान जो है उसके अकॉर्डिंगली पैक होना शुरू हो जाता है। जब सर्टिफिकेट सारे बन गए, चेक हो गया, उन्होंने क्वालिटी चेक कर ली, वो अपनी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे देते हैं कि हमने माल जो है डिस्पैच होने से पहले चेक कर लिया। उनका ट्रेड कंसुलेट ने कर लिया, इसका मतलब उनकी कंट्री ने कर लिया चेक, ठीक है। फिर सारा माल पैक होना शुरू हो जाएगा। इतने में वो क्या करेगा, अब एक्चुअल एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगी। अभी तक नहीं हुई है डॉक्यूमेंटेशन, अभी तक तो वो माल ही तैयार हो रहा है ना, ऑर्डर लिया गया, माल बना है, माल की चेकिंग हुई है। अब एक्चुअल में एक्सपोर्ट का काम शुरू होगा। उसके लिए वो सबसे पहले शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादातर इसके लिए एजेंट्स अपॉइंटेड होते हैं, है ना, क्योंकि माल तो थ्रू आउट इंडिया जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में जो शिप होगा वो तो पोर्ट से होगा। अब दिल्ली में पोर्ट है कोई, हिंडन नदी के ऊपर है एक, पर वो छोटा ही है। पोर्ट कहाँ होते हैं, सी शोर्स पर, है ना, तो वहाँ तक माल भेजना है, तो वहाँ पर जो है हम एजेंट्स के थ्रू भी ये काम करवा सकते हैं। तो एजेंट क्या करेगा, या हमें खुद करने तो हम खुद कर सकते हैं। पहला काम होगा कि वो शिपिंग कंपनी से बात करेगा। जैसे हमें जाना है कहीं पर, तो बुकिंग नहीं करवाते हम लोग, है ना, डेट की, भाई हमें इस दिन जाना है, तो हम उनसे पूछेंगे भाई हमें इस टाइम के आसपास माल भेजना है, तो वहाँ पर उनका कोई शिप जा रहा है या नहीं जा रहा उस कंट्री में, स्पेस हमें कितनी चाहिए। कई बार हमारा इतना सारा सामान होता है कि हम पूरा शिप ही हायर कर लेते हैं, उसको कहते हैं चार्टर कर लेना। चार्टर पता है आपको, चार्टर होती है कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब हम पूरा बुक कर लेते हैं तो उसको कहते हैं चार्टर करना। चार्टर भी कर सकता है, पूरा का पूरा ले सकता है, या उसमें अपने माल के अकॉर्डिंगली स्पेस बुकिंग होती है, तो समझ लो टिकट बुक करवाना जैसे, ठीक है, टिकट बुक करवाने का काम होगा। तो द एक्सपोर्टर अप्लाइज टू द शिपिंग कंपनी फॉर प्रोविजन ऑफ शिपिंग स्पेस। ही हैज़ टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड। वो उसको बताएगा कि हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या उसकी डेट ऑफ एक्सपोर्ट है, वो कब करना चाहता है, कहाँ जाना है सामान। तो जो अगर शिपिंग कंपनी, हम लोग जब ट्रेन में या प्लेन में स्पेस बुक करते हैं तो हमें टिकट मिलती है, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, शिपिंग ऑर्डर मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि वो पहले शिपिंग ऑर्डर अपना बुक कर लेगा। विच इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप आफ्टर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर शिपिंग, कि जब हमने एप्लीकेशन दे दी तो शिपिंग ऑर्डर वो हमें बना कर देगा, ताकि जब हम माल अपना लोड करें तो उस वक्त दिखा दें जी हमारे पास टिकट, जैसे ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट चाहिए, शिपिंग ऑर्डर दिखाएगा, तो जो जहाज़ का कैप्टन है या जो वहाँ का स्टाफ है वो हमारा माल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे के 4 पॉइंट्स और हैं इंपॉर्टेंट, और इनमें सब में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व हैं, वो सब आपकी डेफिनेशन में आएंगे तो कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी।